आज ज़रा बात करते हैं हमारे थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। कई दफ़ा लोगों को लगता है कि ये माशरा सोच विचार नहीं करता, लेकिन सोचना और रिफ़्लेक्ट करना यानी ओवर थिंकिंग और रिफ़्लेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। जब आपकी इमोशंस, आपके जज्बात हाइटेंड हैं, कोई भी इमोशन आप एक्सट्रीम फ़ील कर रहे हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस कर रहे हैं या गम महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत डिस्टॉर्टेड होता है। जो आप महसूस कर रहे होते हैं वो आपको कई गुना ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। तभी आपने सुना होगा वो दाना का कॉल कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो कोई वादा ना करो, जब बहुत ज़्यादा गम में हो तो कोई बदला लेने का मत ठानो, क्योंकि उस वक्त आपको हर चीज़ एग्जैजरेटेड लग रही है। आज इन्हीं थिंकिंग पैटर्न्स पे बात करेंगे कि जब हम किसी भी मौजू के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दरअसल हम एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जिसमें हम फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे होते। तो फ़ैसलों के करीब कैसे पहुँचें, डिसीजंस लेना कैसे सीखें और अपने डिसीजंस पे कायम कैसे रहें विद कॉन्फिडेंस, यानी अगर ये मेरा डिसीजन था तो मैं उस पर कायम रहूं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर तो वो फ़ैसला वक्त के साथ गलत साबित होता ही है तो अपने आप को माफ़ कैसे करें, क्योंकि उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी आपने उस हवाले से बेहतरीन डिसीजन लिया। वक्त बदला, हालात इवॉल्व किए, अब आपको कुछ और हकीकतें पता हैं, तो आप अपने गलत डिसीजंस को सही भी कर सकते हैं, उससे भी कतराना नहीं चाहिए। उसको भी ओवर थिंक ना करें, वहाँ पे भी अपनी ईगो, अपनी अना को अपने आड़े ना आने दें कि भाई क्योंकि ये मेरा फ़ैसला था, नाउ आई हैव टू स्टिक टू इट। तभी आप ऐसे देखते हैं ना, मूवी ड्रामों में बनता है कि साला साल किसी से बात नहीं की, क्योंकि पलट के नहीं देखना, ये मेरा फ़ैसला था। So you have to show a little bit of respect towards yourself and compassion towards yourself. आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना इमरान। कम आती हैं लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं इनसे यही कह रही थी कि प्लीज़ लंबे अरसे के लिए गायब ना हो जाया कीजिए। बड़ी ज़बरदस्त आप इन चीज़ों पे रहनुमाई करती हैं, लोगों के लिए बड़ा इसको आसान करके बताती हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। इसके अलावा जी अलिशबा तैयब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर हैं। आजकल जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी मेजर्स की बात करती है तो ऐसे कई मौज़ूआत हमारे सामने हैं जो कि इवॉल्विंग फील्ड्स हैं। इनके बारे में हतमी राय एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि शायद इतना डेटा, इतना एनालिसिस ही मौजूद नहीं है। तो आज के दौर में आने वाले कल के लिए डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि हम वहाँ पे भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। सो वील ऑफ कोर्स बी टॉकिंग टू हर कि अलिशबा ये आज के मैनेजर्स कैसे कर पाएँ और लीडर्स के लिए इसमें क्या एक तरह से पैगाम मौजूद है। इसके अलावा जी सैयद नईमुल हसन साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जब वो प्रोग्राम में आएंगे तो उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। हिना जी, सबसे पहले जिससे हमने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की कि जब हम ओवर थिंक करते हैं या सोचों में डूब जाते हैं तो क्या हम अपनी सोच को, इन थॉट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं या ये डिस्टॉर्टेड थॉट्स होती हैं? देखिए सोच बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी लाइफ में, किसी भी चीज़ के डिसीजन को लेने में, एक्शंस को लेने में या अपने इमोशंस को सेंस करने में जी। जब भी कोई सिनेरियो आपकी लाइफ में आता है तो आप हमेशा उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो आपको पता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई एंड डिसीजन पे पहुँचे, लेकिन ओवर थिंकिंग में बेसिकली होता ये है कि आप डिसीजन पैरालिसिस पे चले जाते हैं। आप एक ही चीज़ को बार बार इस मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और वो आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप शायद सही डिसीजंस की ऑप्शंस होने के बावजूद आप उस विशियस साइकिल में घूमते रहते हैं और आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी सब आप लूज़ करते हैं। और साथ साथ आपका जो ट्रस्ट टू सेल्फ होता है वो भी तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस तो है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती होती है, वो कहते हैं ना कि चाहे मोहब्बत हो, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव एक्शंस हो, किसी भी चीज़ की जब ज़्यादती होती है तो वो चीज़ यूज़लेस हो जाती है, या सुकरात की टर्म में अगर हम बात करें तो वो पॉइजन होती है। अच्छा, मुझे बताएं ओवर थिंकिंग की वजह क्या बनती है? अक्सर मैं अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं, जो लोग अक्सर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसे होने लगते हैं लोगों के बीच में। बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं इसकी एक बड़ी वजह आप लोगों का फेस टाइम है, यानी एक दूसरे के साथ आप जितना वक्त गुजार पाते हैं और उसके बाद उस सोच के साथ के उसको डाइसेक्ट करते हैं ना, उसका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं कि इसने ये क्यों कहा, इसने ये मैसेज क्यों। पहले होता था कि ठीक है आपको फ़ेस टू फेस मिलने का, मुलाकात का मौका कम मिलता था, आपका गुमान पॉजिटिव होने के इम्कानात ज़्यादा होते थे।
अब जितनी हमारी इंटरेक्शन होती है अपने काउंटर पार्ट के साथ, चाहे वो हमारे दोस्त हों, हमारा रोमांटिक पार्टनर हो, उतनी ही क़यास आराइयाँ बढ़ती हैं। आप देखें लोगों की अगर पहली दफ़ा मुलाकात फैमिलीज़ की कराई जा रही है तब कोई झगड़े नहीं हो रहे, मंगनी के बाद दो मंगनी शुदा लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जब बात करते हैं उसके बाद फिर अकेले बैठते हैं, फिर किसी कंपनी के साथ बैठते हैं, उस बात को डिस्कस करते हैं, अपने जहन में घुमाते हैं और एक पहाड़ बना लेते हैं। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, चाहे 1-to-1 इंटरेक्शन हो और आजकल के दौर में चाहे वो सोशल आप कहें कि वेबसाइट्स और आईटी लिंक्स के थ्रू हो। सो इम्पॉर्टेंट इसमें कम्युनिकेशन पैटर्न आपके, बहुत दफ़ा हम आमने सामने होते हुए भी ना अपनी बात को सही एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं और ना ही दूसरे के एंड से हम सही रिसीव कर पा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमने ख़ुद उन पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्न किए होते हैं, हम उन्हीं की बेसिस से, या आप कह लें एक तरह से कि हम उन्हीं की ग्लासेस से बाकी अदर सिचुएशन को परसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हम हमारा एनालिसिस बेस कर रहा है पास्ट के एक्सपीरियंस पे, और प्रेजेंट की जो सिचुएशन है हम उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को फोकस ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है हम अपना फोकस लूज कर देते हैं। जब हम फोकस लूज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उस करंट सिचुएशन में मौजूद जो शख्स है उसके साथ जो हमारा एक लिंक है, जिस जगह हम मौजूद हैं उसकी एक पर्टिकुलर सिनेरियो की क्या रिक्वायरमेंट है, और जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें एक डिसीजन लेना है या हमें रिस्पॉन्स करना है, हम उन सभी चीज़ों को मिस कर दें क्योंकि हमारा फोकस ही मिस हो गया। हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा जो देखने का एंगल है वो डिटरमाइन हो रहा है हमारे उन शायद नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से। अच्छा जी, यही चीज़ अगर मैं आपके पास लेके आऊँ अलिशबा, जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी बिज़नेस डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, नए बिज़नेस में जाना चाहते हैं, बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट ना करें जी, मार्केट एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो बड़े सुनहरी मौके गवा देते हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कॉर्पोरेट के अंदर, बिज़नेस के अंदर जब आप ओवर थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो 3 मसले हैं वहाँ पे, 3 कॉजेज़ हैं बेसिकली जो बहुत मेजर आती हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप परफेक्शनिज़म की तरफ परफेक्शनिज़म की तरफ जाते हैं तो आप हर चीज़ को हाई स्टैंडर्ड्स पे ले जाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि हर चीज़ परफेक्ट तरीके से की जाए, हर डिसीजन जो है उसमें कोई ख़राबी ना आए। उसमें ये होता है कि आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और आप डिसीजंस गलत लेते हैं। इसी तरह जो दूसरी वजूहात हैं वो ये हैं कि एक आप कहते हैं कि फेलियर ना आए। अब परफेक्ट जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, आप उसके अलावा परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप जब फेलियर से भागने की कोशिश करते हैं, आप उसको ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को ओवर थिंक करते हैं, वहाँ पे आप फिर ओवर थिंकिंग की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कुछ को मिस कर देते हैं, कुछ में आप ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर जाते हैं क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं। सही। एक और जो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया में है बेसिकली, वो इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है बिजनेसेस के अंदर। कॉर्पोरेट का जो एनवायरनमेंट है उसमें इतनी एंजाइटी है कि ना चाहते हुए भी हम जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी भी आ रहा है साथ। बिल्कुल। तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करती हैं। आई रियली लव दीज 3 पॉइंट्स जो आपने रेज किए हैं अलिशबा, कि सबसे पहले आपने कहा कि आप परफेक्शनिज्म में हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर भी है कि इसमें नाकाम भी नहीं होना, और तीसरा स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो कि ऑलरेडी आप कैरी कर रहे हैं, जो कि क्लाउड कर रही है आपकी थिंकिंग को। एक कॉलर हमारे साथ है, देन आईड लाइक टू पिक अप विद यू ऑन अवॉइडिंग फेलियर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सफिया बात कर रही हूँ लाहौर से, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। जब आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग का मौका ही नहीं मिलता, और हेल्दी अगर आप किसी काम में भी बिजी हैं तो फिर भी आप डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग में नहीं जाते। मैं तो अपनी मैरिड लाइफ में यही देखा है, ये नमाजें भी पढ़ते देखा है और पढ़ी हैं, और एक्सरसाइज भी करते देखा भी है और की भी है, और डांस करते भी देखा है और खुद भी किया है। और घर के जो आपके पर्सनल काम, चाहे आप बहुत अमीर हैं या बिल्कुल गरीब हैं, दोनों सिचुएशन आई भी हैं,
और अगर आप सारे काम करवाते हैं तब भी आपको वो अच्छे तरीके से करवाने पड़ते हैं, तो तब भी मेरी बड़ी मसरूफ लाइफ गुजरी है। और कुछ ना कुछ साथ बिजनेस कर रहे हैं तब भी, और जब मैंने खुद किया तो तब भी वो सारे कामों में इतने बिजी रहे, तो मुझे तो नहीं मौका मिला कि मैं डिप्रेशन में जाऊं और ओवर थिंकिंग करूं। बहुत शुक्रिया सफिया कॉल करने के लिए। आपने कहा ओवर थिंकिंग जो है ना फारिग लोगों का काम है, जो लोग फारिग होते हैं ना वही कर सकते हैं, जिनके पास असल काम होते हैं उनके पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त जो हमें 3 टिप्स, 3 वजूहात अलिशबा ने बताई, उसको मज़ीद ब्रेकअप करेंगे। और मुझे लगता है उसमें एक और बड़ा अहम चीज़ ये है कि आप ओवर थिंकिंग वहाँ पे कर रहे होते हैं जब आप इन कंट्रोल रहना चाहते हैं। जब आपको कोई फ़ैसला लेना होता है उसमें कुछ हिस्सा ऑफ कोर्स ज़िम्मेदारी का आपके पास होता है, और कुछ हद तक नहीं, बड़ी हद तक आपको कंट्रोल हालात पे, दूसरी चीज़ों पे भरोसा करके, अल्लाह ताला पे भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ता है। जब आप वो भरोसा नहीं कर पा रहे होते तब आप ओवर थिंक करते हैं। अच्छा जी, सैयद नईमुल हसन ने भी अब हमें ज्वाइन किया है, हु इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावा आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आप भी जानते हैं, और आपकी फ़ील्ड से ही रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी। नहीं, मुझे बताएं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और नेचुरल स्टूपिडिटी तो खैर माशाल्लाह थोक के भाव से मिलती ही है, लेकिन जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई कोड डिज़ाइन हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा रही होती है, तो बहुत सारे इफ़ एंड व्हेन एंड नाउ आपको कमांड्स लिखने होते हैं। वहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग कैन एक्चुअली स्टॉप अ ग्रेट आइडिया इन द ट्रैक? यानी हमें तो कहा जाता है ना कि एक अच्छा आइडिया बड़ा सिंप्लीफाइड होता है, उसको आप एज एन एलिवेटर पिच भी दे सकते हैं। जब आपको उस पर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ खर्च करने पड़े, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच खर्च करनी पड़े, तो बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ को आप किल भी तो कर रहे होंगे। आपने क्या देखा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट इशू है ओवर थिंकिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री में जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ओवर थिंकिंग समटाइम्स नहीं, एवरी टाइम ओवर थिंकिंग ना इज लीडिंग टू ब्लॉक होल। जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वाइल राइटिंग अ कोड, वाइल डिजाइनिंग एन आइडिया, तो ओवर थिंकिंग हम लोगों को परफेक्शन हम सोचने के लिए ना कि हम बीइंग अ परफेक्ट हम कोई चीज़ डिज़ाइन करें, तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो हम लोग चीज़ बेहतर बनाने की बजाय ना हम लोग उसे बदतर बनाते जाते हैं, और एक ब्लॉक होल आ जाता है जहाँ से हम मजीद आगे उसको क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लेके जा सकते। ओवर थिंकिंग जो है बिल्कुल ऑपोजिट है क्रिएटिविटी के। तो आईटी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी इज जस्ट लाइक अ फ्यूल। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप क्रिएटिव होकर सोच नहीं रहे, और आप अच्छा काम नहीं कर सकेंगे आईटी इंडस्ट्री में। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि आपको टास्क मिला और आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया जस्ट लाइक अ होमवर्क। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है चीज़ों पे, और क्रिएटिवली आपने उन चीज़ों को डिज़ाइन भी करना होता है और आगे आपने डिप्लॉयमेंट भी करनी होती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जो सारी फील्ड है, और वैसे भी जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनोवेशन, नया सोचो। अब सवाल ये है कि अपनी पुरानी सोच, अपने पुराने पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस के साथ नया सोचना मुश्किल हो जाता है, यानी दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वी स्टार्ट फीलिंग जेडेड। अलिशबा, इसमें क्या कहोगी कि हर प्रोफेशनल पे इस वक्त यही प्रेशर है कि उसके पास इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अगर मसले पुराने भी हैं तो उसका कोई नया हल निकाला जाए, आईटी के ज़रिए हल निकाला जाए, डिज़ाइन थिंकिंग के ज़रिए हल निकाला जाए। हाउ कैन यू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़ विद द ओल्ड पर्सपेक्टिव? बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। देखिए, एआई जो है उसने भी बहुत सी जॉब्स को अब टेक ओवर किया आहिस्ता आहिस्ता। अब आपकी डिज़ाइन की जॉब्स भी ख़त्म हुई, उसकी वजह से भी एक जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और एक द ड्राइव टू अचीव समथिंग न्यू, इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप न्यू से न्यू वेज़ को समझें, आप अपनी लर्निंग, अपने नॉलेज को ग्रो करें। हाल ही जो आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं और आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, आप उस पे नहीं चल सकते। बिल्कुल, आपको अब वर्ल्ड के साथ साथ मूव करना पड़ेगा, आपको न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, वरना आप आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। अच्छा, और इसमें सिर्फ स्किल्स नहीं है, इसमें सोचने के तरीके भी हैं, यानी आपको थोड़ा सा अपना भी अकाउंटेबिलिटी एहतसाब करना पड़ेगा कि यार व्हाट आर माय शैडो एरियाज, व्हाट आर माय ब्लाइंड स्पॉट्स, मैं कहाँ कहाँ एक ही तरह की थिंकिंग में फंस जाता हूँ, क्यों मेरा गुमान नेगेटिव हो जाता है, क्यों मैं टीम नहीं बना पाता या लोगों पे भरोसा नहीं कर पाता। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया था अलिशबा, अबाउट फियर ऑफ फेलियर।
आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है, जो बहुत कामयाब लोग हो चुके होते हैं वो गलती करने से कतरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, या एक नया प्रोफेशनल जिसने अभी कुछ प्रूव नहीं किया है वो फेलियर से घबरा रहा होता है कि भाई करियर के इतने आगाज़ में ही अगर मुझे फेलियर मिल गया तो मैं तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए नाकाम तस्वुर किया जाऊँगा? सबसे ज़्यादा डर फेलियर का किसको लगता है? देखिए, जो इंसान सक्सेसफुल होता है वो कभी फेलियर से नहीं डरता, क्योंकि वो फेलियर से गुजर चुका होता है। अच्छा, देखिए, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर पाथ। फेलियर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आएगा, चाहे वो आपको माइनर सेटबैक्स हों या बहुत मेजर सेटबैक्स हों। जो इंसान फर्स्ट टाइम एक न्यू जर्नी पे जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा डरता है इससे कि मैं कहीं सेटबैक ना हो जाए। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट पे भी यही बात कर रही थी कि हम मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत ज़्यादा देते हैं कि आपने कोई चीज़ किस तरह अचीव करनी है, बिज़नेस रन किस तरह करना है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि अगर आपको फेलियर आया तो उसको एम्ब्रेस कैसे करना है। बिल्कुल सही। आपने अच्छा, ये सेटबैक, आपने ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। मुझे ये लगता है कि टूल्स और नई इन्फॉर्मेशन हमारी इस एबिलिटी टू सस्टेन फेलियर को कम भी कर रही है। मैं आपके पास आना चाहूँगी हिना जी, ये बात जो हम शुरू में कह रहे थे कि देखिए अगर मेरे सामने फ़ैसला है और मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, मैं अपने ऑफ कोर्स मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने रिस्क को कम से कम कर दूँ, यानी मुझे कम से कम ख़तरा हो नाकामी का। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने उस मसल पे भी तो काम करने की ज़रूरत है जहाँ अगर मैं ख़तरों से खेल रही हूँ या किसी एक नई चीज़ को करने के लिए जा रही हूँ तो मेरी इतनी तैयारी तो हो कि मैं कहूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैं इसमें नाकाम भी हो गई आई विल गो डाउन ट्राइंग, यानी मैं एटलीस्ट इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। हमारे यहाँ हम बतौर माशरा, बतौर समाज इतना डर चुके हैं कि हम बस इसी में अपनी एनर्जी सर्व कर देते हैं कि बस नाकाम नहीं होना, नाकाम नहीं होना। क्या कहेंगी? देखिए, ये जो दोनों एस्पेक्ट हैं पर्टिकुलरली, पहले इस बात को समझना होगा कि आपको ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई नॉवल सिचुएशन डिसीजन वाइज फेस करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप सारी ही एक्सपीरियंसेस कर चुके हो। तो जब आप नॉवल सिचुएशन में होते हैं और आपको पता है कि अब आप रिस्क लेने जा रहे हैं किसी चीज़ का, क्योंकि वो नहीं है तो चांसेस ऑफ सक्सेस भी हो सकते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर भी हो सकते हैं। सो इसमें बीइंग अ पर्सन हमें सबसे ज़्यादा जो फीड अप करना चाहिए वो बेसिकली अपनी एनर्जी और एफर्ट जो है वो इस पे कि आप किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को। सही। और आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से एक्यूरेसी को, मैक्सिमम एक्यूरेसी को अटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप सिर्फ अपनी एफर्ट्स पुट इन करेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स जो होंगे उन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 50-50% चांस है, ठीक है। जैसे किसी भी अगर आप फील्ड में देखें, जब आप रिस्क सिचुएशन में होंगे, जब आपको पता है कि राइट हैंड पे भी रिस्क है, लेफ्ट हैंड पे भी रिस्क है, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करना है। तो वाइज डिसीजन क्या होगा कि आप उसी डिसीजन की तरफ जाएंगे जिसमें मिनिमम रिस्क होगा, लेकिन इसका मतलब है रिस्क वहाँ पे मौजूद है। या मिसाल के तौर पे आज मैं आपसे एक, अगर इसको पर्सनल लाइफ पे रख के बात की जाए, एक जैसे लोग कहते हैं ना कि शादियाँ परफेक्ट नहीं होती, शादी करके कौन खुश है। तो जो शादी नहीं भी करता वो भी एक तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में जा रहा होगा, और जिससे शादी की वो भी प्रॉब्लम्स में जा रहा होगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी योर डिज़ायर। आप एक सोची समझी चीज़ जिसमें आप कह सकते हैं कि यार ओके, दिस इज़ द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सिचुएशन ए, दिस इज़ द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सिचुएशन बी। अब इन दोनों में से मैं कौन सी मुश्किल अपने लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि यार चलो मैं इस मुश्किल को जब ये आएगी मैं इसको हल भी कर सकूँगा। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे वर्बेटम में आजकल आ चुकी है और हम अपना रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़तरे को टालने के लिए उस पर बहुत तवज्जो देते हैं। नसीम, मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, नहीं ये आपके पास लेके आना चाहूँगी, रेड फ्लैग्स। हम हर सिचुएशन को, हर इंटरेक्शन को इस ज़ाविये से जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मैं इसमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं मिस कर रही हूँ, और रेड फ्लैग अगर आ गया है तो इसका मतलब है ख़तरे की घंटी बज चुकी है, अब मुझे फ़ौरन इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, इसमें समटाइम्स इंडस्ट्री में लोग फियर टू फेलियर, इससे हम कह सकते हैं कि लोगों को हर जगह पे, हर टास्क में ना स्टॉपेज, रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे होते हैं, और वो उसको फिगर आउट करने की बजाय कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें, उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, बिकॉज वो दोबारा आपकी लाइफ में दोबारा किसी टास्क में आएगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उस रेड फ्लैग को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप उसे इग्नोर करें
और उस पर मिट्टी डाल के और आगे बढ़ने की कोशिश अच्छा, मुझे बताएं रिजॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? जैसे कई लोग कहते हैं ना, शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करें, उस चीज़ से नज़र हटाकर दूसरी चीज़ों की तरफ देखें कि ये जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, वो आपको दे क्या रही है। यानी रेड फ्लैग ये हो सकता है कि यार मेरे काम का एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक है, लेकिन ग्रीन फ्लैग ये हो सकता है कि चलें उसकी वजह से कि आपकी आइडेंटिटी है, आप फाल हैं, आप पर्पसफुल हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं। तो क्या अपनी निगाह को ग्रीन फ्लैग्स की तरफ मोड़ देना एक स्ट्रैटेजी है? इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहें? जी, दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहम होती है और रेड फ्लैग्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनवायरनमेंट में या अपने कंपनी के अंदर एक नेगेटिव टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, तो यू शुड स्पीक विद द कंसर्न पर्सन। आप लोगों को मतलब, हाँ, अगर एक पर्सन देख रहा है कि उसको इशू आ रहा है, तो ही शुड स्पीक विद द पर्सन, कि वो उससे जाकर बात करे, एटलीस्ट फिगर आउट करने की कोशिश करे, टॉक विद एक्सपर्ट से पूछे कि उन लोगों ने इन सिचुएशंस को कैसे डील किया है, ठीक है। और इसमें बेहतर जो आपने बताया कि ग्रीन फ्लैग्स को देखें, हाँ, ग्रीन फ्लैग्स को हर वक्त देखते रहना चाहिए टू बी वेरी पॉजिटिव, बट ओवर थिंकिंग और ये रेड फ्लैग्स को ओवरकम करने के लिए ना हम लोगों को कम्युनिकेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, कम्युनिकेशन को भी ज़रा डाइसेक्ट करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि जैसे हमने पुरानी कहानियों में सुना होता है ना, 3 गलतियां माफ़ हैं, तो हम अक्सर ये कर रहे होते हैं, अपने जहन में हमने काउंटडाउन शुरू कर दिया होता है कि अच्छा ये पहला रेड फ्लैग था, ये दूसरा रेड फ्लैग है, तीसरे पे आप, और पहले जैसे बिल्कुल सही नईम ने कहा कि वो जब आपने पहला नोट भी कर लिया और आपका काउंटर शुरू हो गया है, आपने अगले बंदे को बताया ही नहीं है कि ये गलती हो गई है और आप रेजोल्यूशन के करीब नहीं बन रहे। यू आर जस्ट कीपिंग अ फाइल ऑफ द मिस्टेक्स द अदर पर्सन इज मेकिंग और अ सिचुएशन इज गिविंग यू। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आबिद रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से, और गुफ्तगू काफ़ी आगे जा चुकी है। आपकी जो सारी मैं सुन रहा था बातें बहुत मज़ेदार और सोचने पे मजबूर कर रही हैं। मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि सोचने का अमल बिल्कुल इसी तरह 24/7 चलता रहता है जैसे हमारे दूसरे जिस्मानी अमल चलते हैं, जिसमें निज़ाम हाज़मा भी है जी। तो सोच तो रुकती ही नहीं है। इसमें मैं एक मशवरा आपको ये दूंगा कि आप 1 महीने के प्रोग्राम करें सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो हमारी सोचें चाहे जहरीली हों, चाहे मनफी हों, चाहे मस्बत हों, वो उस वक्त तक दूसरों को नहीं डिस्टर्ब करती जब तक कि वो जबान पे ना आ जाए। अब बुरी बात को जबान से निकालने के लिए जिन अल्फाज का हमें जो डिक्शन चाहिए वो आमतौर पर लोग नहीं उसको मुंतखब करते, और अच्छी खासी उनकी हमारे लिए एक पॉजिटिव सोच भी मनफी अल्फाज के साथ जहर बन जाती है। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ओवर थिंकिंग हमेशा माँ और बच्चों के दरमियान रही है। माँ कभी भी रात को सोते में भी उठ के पूछती है कि मेरे बच्चे के, जिसके 6 बच्चे हैं और जो बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है, मैंने ख्वाब में देखा है वो कहीं परेशान। तो ये जो परेशानियां हैं ये ब्लड में है, जीन्स में है, जेनेटिक्स में, हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इससे हम नहीं निकल सकते। अभी साहब बहुत अच्छी आपने बात की है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुझे ये लगता है कि हम ये जो कंसर्न है इसको हम ऑफलाइन में और डॉक्टर हिना भी बात कर रहे थे, आई थिंक कि हमें कहीं ना कहीं माशरे में सिखाया गया है कि अगर हम किसी की परवाह करते हैं तो हम उसके बारे में बहुत सोचें, लेकिन हर सोच जो हमारे जहन में आएगी उस शख्स के बारे में, उस सिनेरियो के बारे में, वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो मस्बत नहीं होगी, और हो सकता है वही जैसे हम शुरू में कहते हैं हम उस भंवर में फंस जाएं। इससे निकलने का तरीका क्या है? अगर आप किसी के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को काबू में रखें या अपने लिए कंस्ट्रक्टिवली उनको काम करें। जी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगह पे हमारी कॉन्वर्जेसन पहुंची, जिसमें एक तो हमें बताया गया कि ओवर थिंकिंग माशाल्लाह हमारे बरसगीर पाको हिंद का ये जो रीजन है इसका खासा भी, हम बहुत सोचते हैं, सोच के कोई नतीजा निकाल ले ये कम होता है, लेकिन सोचते बहरहाल बहुत हैं। अलिश भाई, बड़ी अच्छी मिसाल हमारे कॉलर ने दी। उन्होंने कहा कि जी वालदाएँ अपने वो बच्चे जो उनके साथ नहीं रहते या थोड़े दूर होते हैं उनसे, बड़े भी हो गए, एबल भी हो गए, उनके बारे में भी बहुत सोचती हैं। इतना सोचती हैं कि रात को उल्टे सीधे ख्वाब भी आने लग जाते हैं, कोई थॉट परेशान करने लग जाती है। तो ओवर थिंकिंग के ये नताइज हम सीनियर सिटीजन्स में भी देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? इज़ इट जस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर या व्हाट इज़ द सिचुएशन इन योर ओपिनियन? जी अलिश, देखिए ओवर थिंकिंग, देखिए ये ऑब्वियसली हर एज में है, हर जेंडर में है, इसको हम इस तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हर एज के साथ अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ओवर थिंकिंग है।
एक फ़ीमेल है, वो पढ़ रही होती है, उसके माइंड में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उसकी शादी है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, कॉर्पोरेट में काम करती है और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी तरह ही जिन बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनके एक अलग प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का ये है कि आपके माइंड में हर वक्त ऑक्यूपाइड रहते हो आप। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ना सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम्स में, बल्कि आपके हर लाइफ के डिसीजंस में, आपके रिलेशनशिप्स और आपके वर्क डिसीजंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने घर के मैटर्स के मामले में, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपना जॉब भी ख़राब कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस भी ख़राब कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहे हैं डिफरेंट लोगों के साथ। बिल्कुल सही। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस लेवल पे भी है। आपने जो तीसरा यहाँ पे यानी एक रीज़न बताया था ना ओवर थिंकिंग का, वो मैं डॉक्टर हिना आपके पास आना चाहूँगी। स्ट्रेस एंड एनजाइटी, बड़े बड़े डिसीजंस जो आपकी ज़िंदगी, आपके साथ साथ दूसरों पे असरअंदाज हों, उसके बारे में तो इंसान वाकई सोच विचार करता है, लेकिन इस वक्त हमारा हाल ये है कि बहुत सारे माइक्रो डिसीजंस में हम फैसला नहीं ले पा रहे होते। आपने अक्सर उन लोगों को देखा होगा जो सुबह ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कौन से कपड़े पहनने, या किसी दावत में जाना है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है जाने के लिए, वहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे, 2 सिलवाए वो भी नहीं पसंद आया, तीसरे के लिए फिर शॉपिंग मॉल भाग रहे हैं। या आपके सामने खाना पकाने की सिचुएशन है, रोज़ सुबह एक खातून खाना कंफ्यूज हो रही है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या पकाना है, और ओवर थिंक कर रही है उसको। ये माइक्रो डिसीजन में ओवर थिंकिंग आना क्या ख़तरे की अलामत है, और ये हमें क्या बता रहा होता है अपने बारे में? बिल्कुल ख़तरे की अलामत इसलिए है कि जब आप इतने माइनर डिसीजंस में भी ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं, एक्चुअली एक्सेस, ये शो करता है आप एक्सेसिव वरी, आपकी एंजाइटी इंतहाई, जिसे आप कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस, और साथ साथ जिसे आप कहें कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो होती है वो बहुत हाइटेंड हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी ओवर थिंकिंग एक्चुअली सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको पॉपअप कर देती है। सही। अब जब आप नेगेटिव इमोशन की स्टेट में होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी एक नेगेटिव स्टेट में है, फिजियोलॉजिकली भी, और एज वेल एज जो आपकी थिंकिंग लेवल है वो भी नेगेटिव स्टेट में है। तो जब आप अपने इर्द गिर्द भी नेगेटिव सिनेरियो, अंदर भी नेगेटिव सिनेरियो होगा, तो फिर आप पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे? डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होंगे। और इस तरह की सिचुएशन में जो डिसीजन आप ले भी लेते हैं, आप उससे भी नाखुश रहते हैं। नहीं, ये अगर मैं आपके पास लेके आऊँ कि यानी पहले बहुत सोचा, लेकिन फाइनली जो कपड़े डिसाइड भी किए, जो हेयर स्टाइल डिसाइड भी किया, उससे भी खुश नहीं हो रहे हैं। या एक हज़रत हैं, वो गाड़ी लेने के लिए 2 महीने की तगोदौ कर रहे थे, मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम गए, रंग देखे, कीमत पूछी, लेकिन जो आखिर में गाड़ी ख़रीदी उससे भी खुश नहीं है। तो ये आपके ख्याल में किस तरफ पॉइंट आउट करता है, और आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें ऐसे है कि हम लोग आईटी इंडस्ट्री में जब कोई हम प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे माइंड में एट द सेम टाइम मल्टीपल पैरेलल प्लान्स चल रहे होते हैं। तो वी नीड टू चूज वन स्लॉट कि हम इस स्लॉट के साथ हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट वो जो रिमेनिंग है दूसरे प्लान्स की ना, वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं कि आपने मतलब मेंटली तौर पे ना हम लोगों का वो केमिकल्स डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने उस प्लान को क्यों चुना और हमें क्यों नहीं चुना। इसको हम आईटी इंडस्ट्री में इस तरह कहते हैं कि डबल माइंडेड हो जाता है, और समटाइम्स तो बंदा टेट्रा माइंडेड हो जाता है कि आपके पास 4 प्लान्स थे और आपको पता ही नहीं चला कि आपने कौन सा प्लान चूज किया। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम लोग बीटा टेस्टिंग यूज करते होते हैं। फॉर एग्जांपल A/B टेस्टिंग मॉडल हमारे आईटी इंडस्ट्री में होता है कि हम लोग 2 प्लान एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे आईटी से नहीं ना, नॉर्मल जिंदगी से बताओ। नहीं, मैं 2 गाड़ी एक साथ नहीं खरीद सकती, मैंने जो एक खरीद ली उसमें मैं खुश कैसे रहूं? हाँ, खुश कैसे रहें, इसके लिए ना आपको चाहिए कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज सोच के कि आपने सही डिसीजन नहीं लिया, बट आपने जो सही डिसीजन लिया है आप उसको सही साबित करके बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये सवाल हिना जी आपके पास भी, इसको आम ज़बान में समझा जाए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया है। इतने सोच विचार ओवर थिंकिंग के बाद भी जो चीज़ हमने सिलेक्ट की उससे हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, पहले ये हम समझ लें कि हम मुतमईन इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने जो चीज़ फाइनली सेलेक्ट की है वो पूरी एग्जॉशन के बाद की है। थक गए हैं और थकने के बाद हमने जो की है तो डेफिनेटली वो फिर अब हमने इम्पल्स
इम्पल्सिवली की है, जल्दी में की है, कि तो बस अब खत्म करो, हाँ खत्म करने के लिए कि इसका मतलब है कि बहुत चांसेस हैं कि हमने जो बेस्ट चॉइस है वो नहीं की, अब हमें रिग्रेट की, हम विशियस साइकिल में चले जाते हैं कि हमने ये डिसीजन एक्यूरेट नहीं लिया या इससे बेहतर ये हो सकता था। ये गाड़ी के साथ साथ लड़का लड़की पे भी अप्लाई कर सकता है जिस रिश्ते के लिए हाँ करें उसके बाद भी आप ये कह सकते हो ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया। तो बेसिकली ये इसलिए हम उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल या जिसे आप कहें हैप्पीनेस का लेवल अटेन नहीं कर पाते कि हमें पता होता है कि हमने अब जो वो डिसीजन लिया, पहले तो हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे एनर्जी, लेकिन अब एंड में हमें समझ में आ रहा है कि बस कुछ भी करके फारिग करना है इसको, तो अब हमने एक रैंडम डिसीजन ले लिया है। हाउएवर ठीक है, अब अगर ले लिया तो अब हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जो डिसीजन हो गया अगर वो इवन कि वो 100% परफेक्ट नहीं भी है, ठीक है, वो 50% है सपोज़, आगे के आने वाली लाइफ में मैं उससे क्या लर्निंग्स जनरेट कर सकती हूँ कि आगे अब सिचुएशंस ऐसी आएंगी तो मुझे किस चीज़ पे वर्कआउट करना है ताकि मैं अवॉइड कर सकूँ इस सेम सिचुएशन को, रादर देन मैं गिल्ट में चले जाऊँ और अपने आप को कोसूँ और अपने आप को नेगेटिव ब्लेमिंग करते रहूँ और मल्टीपल टाइप ऑफ थिंकिंग एरर जिसे आप कहते हैं कि मेंटल फिल्टरिंग के स्टेट पे चले जाऊँ, ठीक है, जो कि मुझे नेगेटिवली फीड अप करेंगे। हमें उसको फिर शट डाउन करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, और ये आराम से हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू बी अ पॉजिटिव थिंकर रादर देन टू यूटिलाइज टाइप ऑफ डिफरेंट थिंकिंग एरर्स। अच्छा, ओवर थिंकिंग में जब इतनी सारी थॉट्स जहन में आ रही हैं अलिशबा, तो मुझे ये बताएं कि हर थॉट को कम्युनिकेट ना करें। जैसे अपने वर्क एनवायरनमेंट में तो हमें पता होता है कि बॉस के साथ कौन सी बात करनी है, कोवर्कर के साथ कौन सी बात करनी है, पर्सनल लाइफ में दोस्तों में, रिश्तेदारों में, स्पाउस के साथ हमारे ये फ़िल्टर ज़रा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और हम अपनी बात को कम्युनिकेट करने की आड़ में हर सोच जो हमारे जहन में आ रही है दूसरे को बताए जा रहे हैं। क्या ऐसा करना एक स्मार्ट मूव है, समझदार तरीका है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो फैमिलीज़ में भी आ रहा है ना, वो ये है कि हम अपने वर्क की और अपने बिज़नेस की प्रॉब्लम्स जो है ना, ओवर थिंकिंग है, वो घर में भी ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें कम्युनिकेट करना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेट करके बेहतर हो रही हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस आपको कॉर्पोरेट में, अपने वर्क प्लेस में, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल से बात करें कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू रिजॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर आप उन ओवर थिंकिंग के साथ आप घर में आके अपने घर वालों को भी ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनको भी प्रेशर में लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत होता जाता है। और आपको जब आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा बल्कि ध्यान से बात कम्युनिकेट करनी चाहिए। वेरी क्विकली अलिशबा, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है ना, तो मैं डॉक्टर हिना से भी इस पर मशवरा ले लूँ। हिना, बहुत अच्छी बात अलिशबा ने की, घर के दफ्तर के प्रॉब्लम्स घर में ले आएँ, घर में रिएक्ट करें और उस पर कहें कि यार ये तो मैं क्योंकि सोचों में था। क्या टिप देंगी लोगों को, आप कैसे रोकें इसको? देखिए, आपकी लाइफ के मल्टीपल रोल्स हैं, ठीक है, आप जिस वक्त जिस रोल में हैं आपको उस रोल की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है। ब्रिलियंटली सेड, ब्रिलियंटली सेड। ज़रूरी ये है कि कम टू द मोमेंट, जिस वक्त जहाँ हैं उस वक्त की बात करें। थैंक यू अलिशबा, थैंक यू डॉक्टर हिना एंड नईम फॉर बीइंग हियर विद अस। ओवर थिंकिंग पे हमने शायद टॉपिक पे भी ओवर थिंकिंग कर ली और हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन आज वक्त इतना ही है। इंशाल्लाह इसको दोबारा मौजू बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।